Now we are here with the passive voice of continuous tenses कि continuous tenses में present continuous और past continuous का tense किस तरह passive voice में change होता है। तो इसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले हम लगाते हैं subject of the passive voice sentence structure। तो subject नंबर 2, चूंकि ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास एज एम आर या वाज वर्ब मौजूद है, तो वो उस टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जो उस टेंस का है, यानी प्रेजेंट टेंस में एज एम आर और पास्ट टेंस में वाज एंड वर। फिर नंबर 3 हमारे पास आएगा बीइंग, यानी एज एम आर वाज वर प्लस बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग और वर बीइंग। ये पैसिव वॉइस की बी फॉर्म है, बी वर्ब है बीइंग, और वो एज एम आर या वाज वर टेंस का अपना हिस्सा है। फिर नंबर 4 पे पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर नंबर 5 पे बाय, और नंबर 6 पे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस। यही फार्मूला हम यहाँ पर अब एक्सप्लेन करते हैं। एक्टिव सेंटेंस अगर हमारे पास है आई एम राइटिंग अ लेटर, आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब है एम, वर्ब है राइटिंग, और अ लेटर हमारे पास है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम उठाकर, रूल नंबर 1 क्या है, सब्जेक्ट, तो हम इसका सब्जेक्ट बनाकर, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं अ लेटर। ये हो गया पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब है एज एम आर, तो अ लेटर को देके इस एम को ना देंगे कि हम एम है वहां पर तो यहाँ एम लगाई, नहीं, अ लेटर को देंगे कि अ लेटर के साथ इज लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, या सिंपली इज लगता है आर या एम। तो डेफिनेटली चूंकि सिंगुलर है तो इज ही लगेगा, अ लेटर इज। फिर नंबर 3 क्या है, बीइंग, यानी ये वो पैसिव वाली बी फॉर्म है, अ लेटर इज बीइंग, और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब राइटिंग, रिटन, फिर बाय, और फिर मी, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अगर आप इसके ट्रांसलेशन को देखें, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूं, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, एक खत लिखा जा रहा है मेरी तरफ से या मुझसे। अनदर एग्जाम्पल इन दिस टेंस, वी आर नॉट टेलिंग यू अ लाई, हम आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स है, एक है ऑब्जेक्ट नंबर 1 यू, ऑब्जेक्ट नंबर 2 अ लाई। वी आर कंसर्न विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, बेहतर है कि हम फर्स्ट सब्जेक्ट को उठाकर पैसिव वॉइस, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को उठाकर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएं यू। अच्छा, अब कंफ्यूजन ये है कि आया इस सब्जेक्ट के साथ हम कुछ और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे या वही जो एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल हुआ है वही, नहीं, हमारा ताल्लुक इससे नहीं है कि यहाँ आर है या इज है या एम है, कुछ भी है, हमारा ताल्लुक इस सब्जेक्ट से है कि इस सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, इज, एम या आर। डेफिनेटली यू के साथ आर लगता है, तो यू आर नॉट बीइंग टोल्ड अ लाई by us, you are not being told a lie by us।
यानी तुम्हें झूठ नहीं बोला जा रहा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी टेंस का। आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। चूंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम आर को पैसिव वॉइस में नीचे इज में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज का इस्तेमाल होगा। इज इंग्लिश बीइंग स्पोकन बाय यू। अब कंफ्यूज ना हो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये तो रूल है, ग्रामर रूल है कि एक एक्टिव सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पहले हम एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह लगाते हैं, फिर अगर उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर बी वर्ब और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह इस टेंस को आप देखें कि आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव वॉइस में इसी आर से इज बन गया क्योंकि इंग्लिश पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। तो इस पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम जुमले के शुरू में लगाएंगे बिकॉज दिस इज आल्सो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर एक्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो डेफिनेटली पैसिव सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव ही होगा। तो इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू। The same formula is in the past continuous tense. Let's take an example. She was buying books. अब आप इस सेंटेंस को देखिए, वो किताबें खरीद रही थी। बुक्स इज द ऑब्जेक्ट, बुक्स को शुरू में लगाते हैं। बुक्स चूंकि प्लूरल है तो वास को कन्वर्ट करके वर बन जाएगा। वर में कन्वर्ट करेंगे वास को, क्योंकि बुक्स प्लूरल है तो वर लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म ऑफ वाज है। बुक्स वर, और जैसा कि फार्मूले में यहाँ पर लिखा हुआ है बीइंग, तो हम यहाँ पर बीइंग का को ऐड करते हैं। बुक्स वर बीइंग बॉट बाय हर, किताबें खरीदी जा रही थी। इसी तरह अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश को हम सब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव वॉइस का, तो इंग्लिश वाज ही लगेगा क्योंकि वाज इंग्लिश के साथ लगता है। इंग्लिश भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और आई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाज दोनों के साथ सेम आएगा। इंग्लिश वाज नॉट बीइंग टॉट बाय मी, अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा रही थी। तो देखा आपने नाजरीन, व्यूअर्स, यू सॉ दैट the sentence structure of both these tenses are almost equal, तकरीबन बराबर है। जिस तरह के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एज एम आर का यूज़, यानी एज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट के पैसिव वॉइस में वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द सेम वे इज हियर कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसमें सिर्फ एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला थोड़ा सा हटकर है, वो किसी के साथ मैच नहीं करता क्योंकि वहाँ पर शल विल है। तो उसका पैसिव फार्मूला पहले वीडियोस में मेंशन हो चुका है, एक्सप्लेन हो चुका है कि सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट शल बी, विल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वंस अगेन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी एज, एम, आर या वाज वर, जिस तरह के आम एक्टिव सेंटेंसेस में भी होते हैं, फिर बीइंग, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाय, और फिर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सब्जेक्ट। और द एग्जाम्पल्स आर देयर, यू मे सी। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद परफेक्ट पैसिव वॉइस।